तो दोस्तों आईपीएल ऑक्शन की घड़ी नजदीक आ रही है और जैसे जैसे ये घड़ी नजदीक आ रही है ना, आपका भी कह सकते हैं कि एक तरीके से दिलों की धड़कन द्रुत गति से बढ़ रही होगी। और भाई आप लोग भी कयास लगा रहे होंगे कि कौन सी प्लेयर किसको बाई करने वाली है, कौन सा प्लेयर आपके फेवरेट टीम में आने वाला है, या आपकी फेवरेट टीम किसको खरीदने को सोच रही है। तो मतलब अच्छा खासा इस समय गॉसिप बन रहा है कि कौन किसके टीम में जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैन फेवरेट आरसीबी टीम के ऑक्शन स्ट्रेटजी की। तो बेसिकली इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके फेवरेट टीम आरसीबी की क्या कमियां हैं, जिन प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज किया है या ट्रेड किया है, उसके बाद टीम का बैलेंस कैसे बन गया है या कैसे बिगड़ गया है। मतलब ओवरऑल हम आरसीबी टीम का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। उसके बाद हम पता लगाएंगे उनमें क्या कमियां हैं और उस कमी को कौन से प्लेयर्स दूर कर सकते हैं, मतलब कौन से प्लेयर्स को वो टारगेट करेंगे, जो कि आप देखेंगे ना पूरी तरह से लॉजिकल होगा। और अल्टीमेटली आप लास्ट में ऑक्शन में देखिएगा उसमें से कुछ प्लेयर्स तो वो आरसीबी में जरूर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, लेकिन उससे पहले आप अपना काम कर दीजिए यार, आपके फेवरेट टीम का एनालिसिस है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। आप लोग के प्यार और समर्थन से वीडियो और एंटरटेनिंग बन जाता है और उसके अलावा हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम और एक्स्ट्रा एफर्ट दें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन भी प्रेस कर देना है यार। बेल का आइकन जब प्रेस करेंगे ना तभी आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचेगा, क्योंकि आगे हम और भी टीमों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईपीएल का जो ये ट्रेड हो चुका है और प्लेयर रिलीज वाला भी सारा कुछ हो चुका है, तो कितना पर्स बचा है, मतलब कितना अमाउंट खर्चा कर सकते हैं इस ऑक्शन में आरसीबी। तो आरसीबी वाले इस ऑक्शन में 23.25 सीआर, मतलब करोड़ रुपए कम नहीं है, उतना रुपए इस ऑक्शन में खर्चा कर सकते हैं। अब देखिए 23.25 सीआर में ना उनको टोटल 6 प्लेयर्स का फिल करना है। 6 स्लॉट उनके पास रिमेनिंग है, मतलब 6 प्लेयर्स वो ले सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात 23 सीआर में ना अब उनके पास एक अच्छा प्लेयर वो ले सकते हैं, बाकी 2-3 थोड़ा सा एवरेज प्लेयर ले सकते हैं, मतलब जो डिसेंट टाइप के हो, और उसके बाद वो छोटे लेवल के प्लेयर्स को टारगेट करेंगे। मतलब बेसिकली उनका स्ट्रेटजी कुछ इस हिसाब से रहता है। पहले तो देख लेते हैं इनका स्क्वाड क्या है। तो एज ऑफ नाउ जो स्क्वाड है आरसीबी का वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स को इन्होंने रिलीज किया है। ये काफी टॉकिंग पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि काफी बड़े बड़े प्लेयर्स को इन्होंने कहा है भाई अब जाओ, आपके सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और वो ऐसे प्लेयर है ना जिससे टीम का बैलेंस डगमगा गया है, और अगर वो वापस नहीं आते हैं तो फिर आरसीबी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो कौन कौन से वो प्लेयर हैं? वो प्लेयर हैं वानिंडू हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड। इन तीनों के जाने से तो बैलेंस जरूर गड़बड़ा है। तो ये 3 प्लेयर ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाले हैं। तो इन 3 का रिप्लेसमेंट तो इन्हें खोजना ही खोजना है। उसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, लेकिन शायद उनसे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, या बोल सकते हैं आरसीबी को उतना इंपैक्ट नहीं मिलेगा, और उनका जो रिप्लेसमेंट है ना इजीली उनको मतलब कि जो प्लेयरों की मंडी सजेगी उसमें इजीली उनका रिप्लेसमेंट उनको मिल जाएगा। वो प्लेयर्स कौन कौन है? फिन एलन है, एम ब्रेसवेल है, डेविड विले हैं, वेन पर्नेल हैं, सोनू यादव, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल और केदार जाधव। तो इन लोग का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये ध्यान देना है। अब बात करते हैं उन्होंने ट्रेड क्या क्या किया इस आईपीएल में। तो ट्रेड उन्होंने किया, एक तो कैमरून ग्रीन को अपने टीम में लिया है। दूसरा ट्रेड उन्होंने किया है कि शहबाज अहमद को दूसरे टीम को दे दिया है और मयंक डागर को अपने टीम में लाए हैं। तो ये 2 उन्होंने ट्रेड किया है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कौन से प्लेयर प्लेइंग 11 में कंफर्म्ड है इनके, मतलब कुछ भी हो जाए वो प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं। तभी हमें दिखेगा कि इसमें कौन कौन सा स्लॉट अभी खाली है, जिसको उन्हें पहले तो वो देखेंगे कि हमारे प्लेइंग 11 जो है वो बेस्ट बन जाए, पहले तो उनको वो टारगेट करना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर्स प्लेइंग 11 में लगभग कंफर्म है। तो देखिए विराट कोहली, इनको तो प्लेइंग 11 में मतलब कोई रोक ही नहीं सकता। अगर टीम बन रही होगी फर्स्ट नेम टीम सीट पे आएंगे तो वो विराट कोहली है, भले ही फॉफ डु प्लेसिस का एक बार नाम ना आए, भले ही वो टीम के कैप्टन क्या ना हो। तो विराट कोहली, फॉफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन,
और भाई इतने बड़े अमाउंट में लिया है तो उनको तो खिलाना ही है। मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार। कुछ लोग को लगेगा कि एक दो प्लेयर और हैं जो प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे वो शायद फ्लोटर रहेंगे, एक दो मैच खेलेंगे फिर नहीं खेलेंगे, परफॉर्मेंस खराब होगा, तो अभी हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मतलब टोटल आप देख रहे होंगे 6 नाम है जो प्लेइंग 11 में लगभग कंफर्म है, हर हाल में ये प्लेइंग 11 में रहने ही वाले हैं। तो अब इनको क्या रिक्वायरमेंट है उस पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर एज ए फ्लोटर यूज हो सकते हैं। वो बेसिकली आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, मतलब कुछ मैचेस खेलेंगे कुछ नहीं खेलेंगे, एज ए रिप्लेसमेंट आएंगे। तो वो है विश्चक विजय कुमार, विल जैक्स और रिश टॉपली। मतलब दोनों में से कोई एक कभी कभार खेलता हुआ दिखाई देगा। रिश टॉपली के चांसेस ज्यादा हैं और जरूरत पड़ी तो ये एज ए फ्लोटर करण शर्मा को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ ये है कि ये कंफर्म रहेंगे ऊपर के जो 6 नाम है और ये कभी कभार आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं कि इस प्लेइंग 11 में या इस स्क्वाड में इनकी क्या कमियां हैं जो इनको बेसिकली दूर करना है। कहां पे? इस आईपीएल ऑक्शन में। तो नीड ऑफ द आवर देखते हैं हम। तो पहले तो इनको चाहिए 2 क्वालिटी पेसर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास केवल एक अच्छा पेसर है, मोहम्मद सिराज, जो कि कई बार जब मूवमेंट नहीं होता है ना तो स्ट्रगल करते हैं। मतलब बोल सकते हैं इनके पेस अटैक में ना ज्यादा दम नहीं दिखाई दे रहा है। मोहम्मद सिराज को हम रख लेते हैं एक क्वालिटी पेसर में। एक और है रिश टॉपली, लेकिन अगर उनके पास कोई ओवरसीज का एक और अच्छा पेसर आ जाएगा ना तो शायद रिश टॉपली हर मैच नहीं खेलेंगे। और रिश टॉपली होते हैं काफी इंजरी प्रोन, मतलब उनको लगातार इंजरीज होती रहती हैं, तो वो खतरा वहां पे रहेगा। तो बेसिकली इनको चाहिए 2 क्वालिटी पेसर, एक तो डोमेस्टिक का कोई चाहिए और एक चाहिए ओवरसीज का। जाएंगे ये जरूर, अब किसको लेंगे वो देखेंगे। दूसरा क्या चाहिए? एक इंपैक्ट विकेट टेकिंग स्पिनर। मतलब इनके पास है इंपैक्ट विकेट टेकिंग स्पिनर में बेसिकली देखिए होते क्या है, बेसिकली रिस्ट स्पिनर एक अच्छा चाहिए इनको। और इनके पास जैसे करण शर्मा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है वो उतना मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहते जितना कि इनके पास हसरंगा थे। तो एक इंपैक्ट विकेट टेकिंग कह सकते हैं, स्पिनर नहीं रिस्ट स्पिनर इनको चाहिए, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स का आजकल जमाना है और विकेट लेना पड़ेगा इनको मिडिल ओवर्स में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है इनको। ठीक है, तो पहले तो इनको 2 क्वालिटी पेसर चाहिए, दूसरा चाहिए एक अच्छा विकेट टेकिंग स्पिनर। प्लस जब आप इनका स्क्वाड देखेंगे ना तो ऊपर तो बड़े नाम हैं, लेकिन फिर नीचे जो है ना वो थोड़ा सा दर्शन छोटे हैं। मतलब प्लेयर्स जो है ना वो उतना इंपैक्ट वाले नहीं है। डीके हैं इनके पास फिनिशर, लेकिन लास्ट ईयर आपने भी देखा होगा कि वो डीके कहीं नजर नहीं आ रहे थे जो सेकंड लास्ट ईयर नजर आ रहे थे। ठीक है, तो उनको एक अच्छा फिनिशर भी चाहिए। तो हम बेसिकली देखेंगे कि ये जो 3 कमियां हैं आरसीबी के स्क्वाड में वो कैसे पूरे करेंगे, कौन से प्लेयर्स को वो टारगेट करेंगे। लॉजिकली आप देखेंगे ना यही 3 कमी है इनके स्क्वाड में और उसको टीम मैनेजमेंट जो है वो सोच रही होगी उन्हीं को पूरे करने की। क्योंकि अगर ये पूरा कर लेते हैं तो आरसीबी एक फोर्स बन के उभरेगी और हो सकता है कि इस साल कप नामदे वाला जो वो है वो पूरा हो जाए। तो देखते हैं। तो सबसे पहला जो इनका कमी है हम उस पे चलते हैं, 2 क्वालिटी पेसर्स जो ये टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है, एक ये ओवरसीज से क्वालिटी पेसर लाएंगे, ठीक है, और दूसरा ये लाएंगे डोमेस्टिक में 2 क्वालिटी पेसर तो जरूर लाएंगे। खेले उसमें एक वो हो सकता है वो दोनों ही खेल जाएं। तो 2 क्वालिटी पेसर ये डोमेस्टिक से टारगेट करेंगे और एक करेंगे ओवरसीज से, और उसमें से हो सकता है एक ओवरसीज और एक क्वालिटी पेसर जो डोमेस्टिक वाला ये टारगेट करेंगे वो खेलते हुए नजर आएंगे। तो अब ऑक्शन में क्या क्या अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो देखिए करेंटली जो इनके पास नहीं, ऑक्शन में अवेलेबल है अच्छा क्वालिटी पेसर किसमें, ओवरसीज सेक्शन में। तो वो देख लेते हैं और उसमें बेसिकली ये जाएंगे, मतलब 5 से 10 CR खर्चा करेंगे। नाम है प्लेयर्स के मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड और एक थोड़ा सा मैं सरप्राइजिंग ला रहा हूं गेराल्ड कोएट्सी। क्यों लाया हूं उनको? क्योंकि आरसीबी ना थोड़ा सा मतलब ये नहीं देखती कि कंसिस्टेंसी किसका ज्यादा है। आरसीबी के साथ हमेशा एक कमी रही है कि वो देखता है कि भाई कोई एक प्लेयर आके ना इंडिया को या अपोजिशन को ट्रबल कर रहा है तो वो डायरेक्ट उसको ले लेते हैं। ऐसा वो कर चुके हैं काइले जेमिसन के साथ, जो कि T20 में बहुत खतरनाक गेंदबाज कभी नहीं रहे, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स को वनडे में उन्होंने परेशान किया, उनको ले लिया भाई T20 में, और उसको बहुत कह सकते हैं उसका बहुत तगड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा था। तो गेराल्ड कोएट्सी भी इनके उसमें रहेंगे। तो ओवरसीज कैटेगरी में ये इन 4 में से ना एक प्लेयर को जरूर लेंगे। आप देख लीजिएगा, स्टार्क, कमिंस,
हेजलवुड या कोएट्सी, एक के बाद इनके पास दूसरे को लेने का बजट ही नहीं बचेगा, क्योंकि बाकी भी इनको टीम बैलेंस करनी होगी। तो एक ओवरसीज पेसर इसमें से टारगेट करेंगे, और मुझे ज्यादातर लगता है वो स्टार्क या हेजलवुड होंगे, क्योंकि ये लोग आरसीबी से पहले खेल चुके हैं। तो शायद स्टार्क या हेजलवुड में से कोई एक जाएगा आरसीबी के खेमे में इस आईपीएल ऑक्शन में। अब बात करते हैं डोमेस्टिक में इनके पास क्या ऑप्शन है। डोमेस्टिक मतलब इंडियन प्लेयर्स, ये मत सोचिए कि इंडिया से नहीं खेले हुए हैं, वो इंडिया के डोमेस्टिक सर्किट से, ऐसा नहीं। डोमेस्टिक इन द सेंस कि भारतीय प्लेयर, ठीक है। तो भारतीय प्लेयर में इनके पास क्या ऑप्शन है, अच्छे खासे ऑप्शन है। वो उनके बजट के ऊपर रहेगा, अगर इनके पास बजट ज्यादा बचा हुआ है, ठीक है, अगर एक प्लेयर को उधर लेने में ज्यादा खर्चा नहीं होता, तो इनके पास है ऑप्शन हर्षल पटेल, शार्दुल ठाकुर। ये दो ऑप्शन है जिसमें ये शायद शार्दुल को ना टारगेट करें, हर्षल को ये बाई बैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए भारतीय पेसरों की ना ऑक्शन में आप हमेशा देखा कीजिए डिमांड रहता है, वो भले ही उतना टैलेंटेड ना हो, परफॉर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन वो 10-12 सीआर भी लेके चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि पेस अटैक में जो मैक्सिमम अच्छे पेसर है ना, वो पहले से ही टीमों द्वारा ले लिए जाते हैं। तो बाकी टीम अपने टीम को बैलेंस करने के लिए जयदेव उनादकर जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए आईपीएल में लगातार इधर, लेकिन वो भी 10-10 सीआर के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ होगा, मतलब हर्षल पटेल, शार्दुल को अगर उन्हें खरीदना होगा ना, तो 10 करोड़ के ऊपर उनको पर्स अपना खत्म करना पड़ेगा। और मुझे इसीलिए लगता है कि हर्षल को उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तो अगर उनके पास पर्स थोड़ा ज्यादा बचा है तो हर्षल ठाकुर को वो टारगेट करेंगे। हर्षल नहीं आते हैं तो सोचेंगे ठाकुर को ले लें, अगर वो दोनों ही नहीं आते हैं तो फिर किसको टारगेट करेंगे, फिर ये जाएंगे किसके पास, शिवम मावी, कार्तिक त्यागी और टी रवि तेजा। इन तीन में से किसी दो को टारगेट करेंगे। मतलब टोटल ये जो 5 नाम है, इनमें से 2 प्लेयर्स को जरूर ये कवर करना चाहेंगे। अब इसमें से आप शिवम मावी, कार्तिक त्यागी को तो बेसिकली जानते हैं, इंडिया टीम से भी खेल चुके हैं। कार्तिक त्यागी नहीं खेले हैं लेकिन अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, इनको जानते हैं। अब सोच रहे होंगे भाई ये टी रवि तेजा कहां से आ गए। आप सोच रहे होंगे साउथ के हीरो की तो बात नहीं कर रहा हूं, नहीं बात नहीं कर रहा हूं। बहुत ही कंसिस्टेंट लाइन लेन से गेंदबाजी करते हैं, अच्छे हिटर भी हैं, और इस डोमेस्टिक सीजन वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक रहे हैं सैयद मुश्ताक में। इनका अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 7 मुकाबलों के 7 इनिंग में इन्होंने 27 ओवर किए और 19 विकेट लेकर ये गए, और प्लस इनकी बैटिंग भी अच्छी है। तो हो सकता है टी रवि तेजा सरप्राइज एंट्री मार दे, कहां, आरसीबी के टीम में। तो इन प्लेयर्स को आरसीबी टारगेट कर सकती है डोमेस्टिक पेसर्स में। मतलब ये जो 5 नाम मैंने गिनाए उसमें से 2 जरूर आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो इनकी कमी है, क्या तीसरी नहीं, बेसिकली दूसरी कमी जो है उस पे चलते हैं। तो दूसरी जो कमी है कि एक अच्छा इंपैक्ट रिस्ट स्पिनर, ये कहां से इनको मिल सकता है। तो भाई अगर इनको इंपैक्ट रिस्ट स्पिनर चाहिए इस ऑक्शन में, तो सीधे सीधे इनको लेना पड़ेगा वानिंडू हसरंगा को फिर से। लेकिन भाई वानिंडू हसरंगा वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स में से एक हैं, वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप स्पिनर्स में से एक हैं। तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन बाकी टीमें भी नजरें गड़ाई होंगी उन पे, तो हो सकता है वो उनको ना मिले। लेकिन हसरंगा को ये 8 से 10 सीआर के आसपास अपना बजट खर्च करके लेना जरूर चाहेंगे। तो हसरंगा के ज्यादा चांसेज हैं कि इसी टीम में फिर से वापसी हो जाए, क्योंकि टीम उनके लिए बोली जरूर लगाएगी। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर इन्हें अपना रिस्ट स्पिन वाला पोजीशन मजबूत करना है, तो उसमें केवल और केवल हसरंगा ही उनका वो वाला कमी दूर कर सकते हैं। तो उनके लिए उन्हें जाना पड़ेगा। अगर बाई चांस हसरंगा नहीं मिलते हैं, तो फिर ये डोमेस्टिक में 2 रिस्ट स्पिनर हैं जिनको ट्राई कर सकते हैं। वो है मुरुगन अश्विन और श्रेयस गोपाल, जो कि जनरली ठीक ठाक परफॉर्म कर देते हैं, लेकिन हसरंगा जैसा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा है ना, कहते हैं ना मामा से काना मामा अच्छा होता है। तो फिर वही करेंगे कि हसरंगा नहीं तो सही, फिर इन्हीं दोनों को लेके उसमें काम चलाया जाए। तो हो सकता है श्रेयस गोपाल या मुरुगन अश्विन को ये टारगेट करें अगर हसरंगा नहीं आ पाते इनके पास, ठीक है। तो ये है वो वाली कैटेगरी जिसमें ये कमी, मतलब जिसमें कमी है श्योरली इनके टीम में, रिस्ट स्पिनर वाली। अब चलते हैं तीसरा जो फाइनल कमी है, वो है फिनिशर का, क्योंकि इनके पास फिनिशर अच्छे नहीं हैं। दिनेश कार्तिक इस समय कह सकते हैं कि लगातार उनका दर्जा एक तरीके से घट रहा है, प्रदर्शन भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। तो वो एक अच्छे फिनिशर के लिए जरूर जाएंगे। अब उसमें कौन से नाम बचते हैं, तो देखिए घुमा फिरा के 2 अच्छे फिनिशर बचते हैं इस ऑक्शन में, अगर आप देखेंगे ना, क्योंकि वहां पे ये ज्यादा बजट नहीं खर्चा कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें एक अच्छा पेसर ओवरसीज का लेना ही लेना है, एक अच्छा स्पिनर भी ये ओवरसीज का लेने जाएंगे। तो भाई पर्स तो उधर ही खत्म हो जाएंगे। ओवरसीज का पेसर नहीं होगा तो ओवरसीज का एक अच्छा डोमेस्टिक वाला पेसर लेंगे, तो वहां भी पर्स खर्चा होने वाला है। तो वो जो ऊपर का जो 2 कैटेगरी है ना, उसमें ये 15 से 16 सीआर खत्म कर देंगे। तो फिर बाकी ये कुछ मतलब कि कुछ ऐसे प्लेयर्स भी लेंगे जो काम चलाऊ हो, तो उसमें भी कुछ पैसे घटेंगे। मतलब घुमा फिरा के इनके पास 4-5
करोड़ का बजट होगा ये फिनिशर खरीदने के लिए। तो यहां पे इनके पास बचते हैं एक शाहरुख खान, जिनको कई टीमें टारगेट करेंगी। हालांकि लास्ट सीजन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, इस सीजन सैयद मुश्ताक में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन ये प्रूवन परफॉर्मर हैं और ये प्रेशर में खेल सकते हैं। तो फिनिशर वाले कैटेगरी में ये टारगेट करेंगे शाहरुख खान को। और अगर बजट नहीं बचता है तो होगा कौन? ये आता है कि शाहरुख खान नहीं तो कौन, ये क्वेश्चन फिर आ रहा होगा आरसीबी के प्रशंसकों के माइंड में। तो अगर इनके पास बजट नहीं होगा तो एक प्लेयर है जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर सकते हैं इस आईपीएल में, नाम है आशुतोष शर्मा। और इनका मैं काबिलियत बताऊं, अभी आंध्रा के खिलाफ सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में ना इन्होंने 12 बॉलों पे 53 रन जड़ दिए थे। और इस सैयद मुश्ताक जो ट्रॉफी में इनका प्रदर्शन अगर आप देखेंगे तो इनका प्रदर्शन था 7 मुकाबलों के 6 इनिंग में 183 रन, 30.5 का एवरेज और 277.7, मतलब 278 का स्ट्राइक रेट। मतलब एक बेहतरीन टैलेंट है जिसको टीमें ट्राई करने की कोशिश करेंगे और लगातार नाबाद गए इस सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में, तो टीमें जरूर इन पे ध्यान दे रही होंगी। तो शाहरुख खान नहीं तो कौन वाले क्वेश्चन का ऑप्शन है आशुतोष शर्मा। तो ये था पूरा आरसीबी का एनालिसिस। 3 इनकी कमियां हैं, उसी को ये कवर करेंगे। उसमें ये कंफर्म है कि एक ओवरसीज पेसर को पक्का लेंगे, अगर वो नहीं हो पाता तो डोमेस्टिक पेसर में 2 अच्छे डोमेस्टिक पेसर को इनको लेना है, एक फिनिशर इनको चाहिए ही चाहिए, वो भी नाम हम देख चुके हैं, और रिस्ट स्पिनर वाला भी नाम देख चुके हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को जल्दी से यार लाइक और शेयर कर दीजिए, और आरसीबी का कोई ग्रुप होना तो उसमें भी शेयर कर दीजिए, जैसे कि ढेर सारे आरसीबी प्रशंसकों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।